नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेलो जयपुर में। हेलो जयपुर में दोस्तों, सबसे पहले सोमवार के दिन हम बात करते हैं आपकी सेहत की प्रोग्राम फिट एंड फाइन में। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर एफएम फिट एंड फाइन के प्रायोजक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टाँके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां यूएसए FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार होता है स्वस्थ और संतुलित भोजन, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। लेकिन अपनी व्यस्तता भरी दिनचर्या में लोग सबसे ज्यादा अनदेखी अपने खाने की करते हैं। जल्दी जल्दी में बिना इस बात की परवाह किए खा लेते हैं कि उन्हें उस आहार से भरपूर पोषण मिल रहा है या नहीं। परिणाम ये होता है कि एक समय के बाद ऐसे लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की गिरफ्त में आने लगते हैं। सितंबर माह के पहले सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और इसे मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि लोग अपनी हेल्थ और खान पान को लेकर जागरूक हों, स्वस्थ शरीर के महत्व को समझें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो प्रोग्राम में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार सही पोषण क्या है और अपने भोजन में हम किन चीजों को शामिल करके सही पोषण पा सकते हैं। हमारा विषय है अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक थाली पोषण वाली। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब, आज जैसा कि हम पोषण के बारे में बात करें, पोषण सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसे एक जन आंदोलन की तरह शुरू किया गया था। खाने की जब भी बात होती है तो सभी को अच्छा लगता है कि उन्हें मनपसंद खाना मिले, स्वादिष्ट खाना मिले, लेकिन खाना खाते समय शायद ही कभी हम सोचते हैं कि वो पोषण से भरपूर है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार पोषण क्या है। जी, पोषण को अगर हम आम भाषा में समझेंगे तो पोषण का मतलब है पालन। पालन का अर्थ है हमारे शरीर को जो ग्रोथ देते हैं। तो पोषण सप्ताह भी हम जो मना रहे हैं तो इस बार की थीम यही है, सुपोषित, शिक्षित और सशक्त भारत। और आप देखेंगे तीनों जो टर्म है एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हमारे समाज में मिथ कई सारी हैं। तो शिक्षित समाज होना भी काफी जरूरी है। और आप देखेंगे सबसे पहले मिथ तो हमको ये तोड़नी है माल न्यूट्रिशन और मॉल न्यूट्रिशन। जो शॉपिंग मॉल में न्यूट्रिशन मिलता है वो भी हमारे लिए मॉल न्यूट्रिशन ही है। माल न्यूट्रिशन तो हम समझते हैं कुपोषण के कारण है, लेकिन शॉपिंग मॉल में जो हम मॉल न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, वो सारी चीजें भी मॉल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। तो पोषण सप्ताह और पोषण माह मनाने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य यही है कि जनता को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, कि जो जो भी मिथ है उसके बारे में हम वो सारी चीजें तोड़ सकें। आप देखेंगे एक टर्म है एप्स आर मेड इन किचन, मतलब जो हम एक्सरसाइज करते हैं वहां पे जाके हमारी एप्स नहीं मिलती। एप्स हमारी बनेंगी किचन के कारण, कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। आयुर्वेद में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सब के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करके ही आयुर्वेद में एक जो हमने इस बार के आपने प्रोग्राम की थीम भी रखी है, एक थाली पोषण वाली, वो उसी के अंतर्गत निहित है। जी, तो आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये समझा दिया कि पोषण क्या है। एक तरह से शरीर को ये ग्रोथ देते हैं, और आपने ये भी बताया कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर को जैसा खाना आप देंगे आपका शरीर उसी तरह से बनेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक थाली पोषण वाली, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं हमारे थाली में जो होने चाहिए, जिनकी की शरीर को आवश्यकता होती है, और खाने के माध्यम से किस प्रकार से उनकी आपूर्ति की जा सकती है। अगर हम एक सामान्य लेमेन के अनुसार समझें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट,
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन सारी चीजों का अगर हम मिला के लेते हैं तो वो हमारी स्वस्थ थाली एक पोषण वाली बन सकती है। लेकिन आप देखेंगे स्वस्थ थाली पोषण वाली से ज्यादा जरूरी है एक हमारी एक थाली मिलेट वाली, क्योंकि जो मिलेट्स है वो मैजिकल मिलेट्स भी उनको कहते हैं, वो हमारे फॉरगटन फूड भी हैं। आप देखेंगे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी उससे पहले हमारे समाज का अधिकांश हिस्सा हम बाजरा, ज्वार, रागी ये सारी चीजें खाते थे। हमारे पास इतनी सारी चीजें उपलब्ध है कि हम चाहें तो 7 दिन अलग अलग तरह का भोजन कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो हमारा जो मेन फोकस हुआ सोशल सिक्योरिटी के कारण वो सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित रह गया, पोषक तत्वों के ऊपर नहीं रहा। तो इसीलिए जो मिलेट्स जो हैं, जिन लोगों को जिसको हमने मैजिकल मिलेट्स और फॉरगटन फूड भी कहा है, तो उनको हमको पोषक तत्वों के रूप में शरीर में दोबारा शामिल करना काफी जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं हम जो पहले चला आ रहा था उसको भूल गए थे। तो जाहिर तौर पर जैसा कि आपने भी बताया कि अपने खान पान में वैरायटी, यानी हर तरह के रंग आप अपनी प्लेट में शामिल करें, इस बात का ध्यान रखें, और किस तरह से भोजन को पकाया जा रहा है उस पर भी निर्भर करेगा कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अन्न को ब्रह्म के समान माना गया। जब हम मिलेट्स की, जैसे आपने बात की, श्री अन्न भी जिन्हें कहा जाता है, और वर्ष 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है। तो ये जो मिलेट्स यानी कि श्री अन्न है, ये किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं, क्या लाभ हैं इनके? जी आप देखिए, जो श्री अन्न यहाँ पे जिसको आपने मिलेट्स कहा, तो ये हमने वसुदेव कुटुंबकम की थीम पे यूनाइटेड नेशन में इसको प्रस्ताव को हमने रखा, और इसी आधार पे 2023 वर्ष को मिलेट्स ईयर के मनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे जो मिलेट्स है हमारे कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों में विद्यमान है, क्योंकि शुरुआत से हमारी जो परंपरा थी हमारे कल्चर में भी थे और एग्रीकल्चर में भी विद्यमान थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे, सबसे पहले जैसे मिलेट्स के बारे में हम बताना चाहूंगा, इसके अंदर मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो वैसे डायलेटर होता है। आप देखेंगे कई लोगों को आजकल हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी शिकायत होती है, तो उनके लिए जो मैग्नीशियम पाया जाता है मिलेट्स में, वो हमारे लिए काफी जरूरी है। इसके साथ साथ एक डिजीज का ट्रायड बनता है। आप देखेंगे जो ओबेज पर्सन होते हैं, तो ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इन तीनों का एक ट्रायड बन जाता है। जो ओबेसिटी है उससे फिर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी जुड़ जाते हैं। तो जो डिजीज का ट्रायड है उसके लिए भी मिलेट्स का जो भोजन है काफी जरूरी है। इसके साथ साथ मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे आजकल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हुई हैं उसमें कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब की संख्या बढ़ती जा रही है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी डालते हैं। तो जो हमारा स्वास्थ्य है, जो आजकल सब लोगों को रिंकल फ्री स्किन की जो आवश्यकता है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी हमारे मिलेट्स में पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ग्लूटेन फ्री जो डाइट का आजकल चलन है, कई लोगों को सीलिएक डिजीज भी होती है, गेहूं से एलर्जी भी होती है, तो उसके लिए भी ये ग्लूटेन फ्री डाइट में भी मिलेट्स काफी जरूरी है, क्योंकि जो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है काफी लो होता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। तो आप देखेंगे फाइबर जो है हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है उससे भी फायदेमंद है हमको बचाने के लिए। गाल ब्लैडर का जो स्टोन है उससे फायदे के लिए भी हमको मिलेट्स का भोजन उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित ना रहें, मिलेट्स के जो हमारे फॉरगटन फूड हैं उनको भी हमारे थाली में शामिल करें। यानी कि इनकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, और आजकल लोग इसको लेकर थोड़े से जागरूक भी हो गए हैं, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि इसे बनाना शायद इतना आसान नहीं है, काफी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं शायद। नहीं, आप देखेंगे जो भी सारी चीजें हैं वो हमारी बाजार की देन है। अगर बाजार में हम लोगों को लगेगा कि आप देखेंगे आजकल रागी का डोसा भी बन रहा है, रागी के बिस्किट भी आ रहे हैं, रागी की कुकीज भी आ रही हैं, और आप देखेंगे रागी में जो कैल्शियम की मात्रा वो मिल्क से भी अधिक है। तो हम लोग बच्चों को रागी का सेवन क्यों ना अधिक मात्रा में कराएं। आप देखेंगे बच्चों में सबसे ज्यादा ये समस्या होती है, वो कैल्शियम नहीं लेते तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फीमेल्स हैं जो बेसिकली उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जाती है, तो उनके लिए हम रागी का उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बाजरा जो होता है उसमें आयरन की प्रचुरता पाई जाती है, तो जो हम एनीमिया मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं उसमें भी हम बाजरा का उपयोग कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा सब लोगों को ये बात कहता हूँ, जब अब विंटर का सीजन आ जाए तो हम लोग बजर दबा दें। बजर का मतलब है बाजरा, ज्वार और रागी। तो विंटर के सीजन में हम लोगों को बजर दबा देना चाहिए, बाजरा, ज्वार, रागी का सेवन करें। समर का जब सीजन आ रहा है तो हम देखेंगे चौलाई है या जौ के सत्तू का उपयोग भी हम लोग करते थे ठंडक के लिए, तो गर्मी में हम उसका उपयोग करें। और एक तीसरे सीजन को अगर बांट लें व्रत के अनुसार, तो व्रत में हम देखेंगे हम श्यामक का, कुट्टू के आटे का, इनका उपयोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है।
क्योंकि आप देखेंगे फास्टिंग में जब हम करते हैं तो ये क्षारीय तत्व हैं, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी डेवलप नहीं हो, और इनके अंदर जो स्टार्च पाई जाती है कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, क्योंकि आप देखेंगे मिलेट्स खाने के बाद हमको काफी देर तक भूख नहीं लगती, तो इसीलिए भी हम व्रत के अंदर कुट्टू का या शामक का इनका उपयोग करते हैं। तो इनके पीछे साइंस भी है, अगर हम कोई भी चीज यूज में ले रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस है। तो 3 चीजें ध्यान रखें, जैसे विंटर सीजन आ रहा है तो बजर दबा दें, बाजरा ज्वार रागी का उपयोग करें, गर्मी के सीजन में जौ का चौलाई का उपयोग करें, और व्रत में हम शामक का कुट्टू के आटे का उपयोग करें। जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया और सीजन वाइज बता दिया कि किस तरह से कौन कौन से अनाज का हम उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पोषण ले सकते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए एक थाली पोषण वाली। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जा रहा है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। श्रोताओं, हमेशा की तरह प्रोग्राम में 2 मौके हैं आपके पास इनाम जीतने के। डॉक्टर साहब से हमारी जो बातचीत हो रही है उसी में से एक सवाल डॉक्टर साहब का आप सभी के लिए रहेगा, और जिसका जवाब उन्हें सबसे सही लगेगा वो श्रोता एक इनाम के हकदार बन जाएंगे। साथ ही इस विषय पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से जिस श्रोता का सवाल डॉक्टर साहब को सबसे अच्छा लगेगा वो श्रोता भी एक इनाम के हकदार बन जाएंगे। तो प्रोग्राम को आप ध्यान से सुनते रहिए। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707-580 और 9829017147। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया लड्डू खाइए, भूमि पूजन किए, अब चले सीमेंट लाने। शाबाश पवन, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इसीलिए सिर्फ नंबर 1 सीमेंट लाना। नंबर 1 कहते सब है, लिख के कोई नहीं देता है अल्ट्राटेक, वो भी हर बोरी पर। वाह, अल्ट्राटेक ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो कहीं सुनी पर नहीं, देख कर चुनो देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए एक थाली पोषण वाली, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इसी विषय पर हमारी चर्चा हो रही है और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। तो डॉक्टर साहब, आपने मिलेट्स के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से ये उपयोगी हैं। महिलाओं में जब हम पोषण की बात करते हैं, चाहे किसी भी उम्र की महिला, लड़की या किशोरी हो, और ये बात तो एक सर्वव्यापी है कि महिलाओं का जो पोषण है वो कहीं ना कहीं बैक सीट पर रहता है। घर में जो खाना बनेगा वो बाद का खाना, या जो बचा हुआ खाना है उसको खत्म करने के लिए या कभी कम बना है उसे महिलाएं ले लेती हैं। तो स्पेशली रूरल एरियाज की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। कितनी बड़ी समस्या के रूप में इसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए फीमेल हेल्थ जो है वो फैमिली हेल्थ भी है जी। आप देखेंगे फीमेल की हेल्थ के ऊपर ही फैमिली की हेल्थ डिपेंड करती है। और जब भी हम पोषण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ तन का पोषण ना लें, मन के पोषण का क्या जी। तन का पोषण तो हमने डाइट के द्वारा, आहार के द्वारा ले लिया, लेकिन मन के पोषण के लिए भी हमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें जरूरी है जी। आप देखेंगे महिलाओं की एक ही विशेषता होती है, उनको काफी स्ट्रेस भी रहता है, तनाव भी होता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती जी जी। तो उसके लिए भी जरूरी है। और महिलाओं की भी कई अवस्था है, एक किशोरावस्था है, एक गर्भावस्था है, उसके बाद की प्रौढ़ावस्था है। गर्भावस्था में विशेष रूप से आप देखेंगे महिलाओं में एनीमिया रहता है, रक्ताल्पता की समस्या रहती है। प्रौढ़ावस्था में जब वो जाती है उनमें कैल्शियम की समस्या आती है, ऑस्टियोपोरोसिस आती है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया मिलेट्स के लिए रागी है, उसमें कैल्शियम दूध से भी ज्यादा है। मैग्नीशियम है वो बाजरा में पाया जाता है, उससे हम एनीमिया मुक्त भारत को प्राप्त कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ आप गर्भावस्था में आप देखेंगे कोई भी महिला जब माँ बनती है तो वो पहली सिर्फ बेटे का जन्म नहीं देती है, एक माँ का भी जन्म होता है, क्योंकि उससे पहले वो एक बेटी होती है, भाभी होती है,
लेकिन माँ वो पहली बार ही बन रही है, तो सिर्फ उसका जब गर्भावस्था के दौरान सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, एक तरह से माँ का भी जन्म हो रहा है, माँ की ममता का भी जन्म हो रहा है जी। तो उसके तन के पोषण के साथ साथ मन के पोषण के भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए जो हमने मिलेट्स की वाली थाली बताई वो तो हमको पूरे परिवार के लिए उपयोग में लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी हमको करना है। आप देखेंगे महिलाएं किचन में ज्यादातर समय जो काम करती हैं तो आप देखेंगे उनको बैक पेन की जो प्रॉब्लम आ रही है उनके पोस्चर के कारण आ रही है, क्योंकि खाना बना रही हैं तो उनका जो वजन है एक ही पाँव के ऊपर स्थिर है, बच्चे को भी खिला रही हैं तो एक ही गोद में हाथ में लेके खिला रही हैं, तो उसके कारण उनको बैक पेन की समस्या आ जाती है। और उनकी दिनचर्या इस तरह से है कि सुबह से लेकर शाम तक उसे खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता, वो हमेशा परिवार के बारे में और दूसरों के बारे में सोचती रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके लिए हम उसको कैल्शियम, आयरन, ये सारे सप्लीमेंट प्रचुर मात्रा में दें, रागी का सेवन कराएं, मैग्नीशियम, बाजरा, इन सारी चीजों का सेवन कराएं। तो ये सारी चीजें भी हमें महिलाओं की अवस्थाओं के दौरान उनमें ध्यान रखनी चाहिए। जी, आपने सप्लीमेंट्स का जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब ये इस तरह के जो सप्लीमेंट्स है वो दवाई के रूप में ना लेके अन्न के रूप में ही लिए जाएं, उन्हीं से उनकी आपूर्ति की जाए, वो ज्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे आयरन के टेबलेट भी अक्सर हम एनीमिया मुक्त भारत में देते हैं, तो उनके एब्जॉर्प्शन की काफी समस्या होती है, तो नेचुरल फॉर्म में हम देंगे, जैसे आंवला ले रहे हैं या फिर लोहे की कढ़ाई में हम अपना खाना बना रहे हैं, च्यवनप्राश ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो नेचुरली हमको आयरन मिलता है, चाहे वेजिटेबल में मिले, चाहे फ्रूट में मिले, चाहे हमारे भोजन से मिले, तो नेचर ही सबसे बेस्ट है। तो सप्लीमेंट से अच्छा है नेचुरली हम लें ताकि हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से। डॉक्टर साहब, पोषण का जब हम जिक्र करते हैं तो ये सच है कि पोषक तत्व सभी को लेने चाहिए, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें ऐसा हो नहीं रहा है। बच्चों और वयस्कों में देखा जा रहा है कि जंक फूड की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सही पोषण ना मिले या पोषण में गड़बड़ी हो लंबे समय तक, तो किस तरह की बीमारियों का खतरा किसी भी व्यक्ति में हो सकता है? आप देखेंगे बच्चों के साथ सबसे अधिक समस्या ये आती है, हमारे पास जो भी माता पिता आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे को हम अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, सब कुछ खाता है, लेकिन इसकी बॉडी में लगता नहीं है, इसका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा जी। और जैसा ही मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, आयुर्वेद में हम क्या खा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे, आपने भी यही बात बोली, अन्न को हम भगवान की तरह मानते हैं। जब भी हम अन्न का सेवन करते हैं तो पहले हाथ जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके बाद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब हम बच्चे या फिर हम लोग भी ज्यादातर जब अन्न का सेवन कर रहे हैं तो टीवी के सामने बैठ के कर रहे हैं, जबकि हम पूजा करते हैं तो हम टीवी को बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम भोजन कर रहे हैं तो टीवी को स्टार्ट कर देते हैं। आप एशिया कप की अभी बात चल रही है तो मैं बताऊंगा, जैसे मैच भी चल रहा है तो छोटे बच्चे मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, विराट कोहली आउट हो गया, उसे गुस्सा आ रहा है और वो भोजन कर रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर वो भोजन करेगा तो उसके भोजन में जो हम कह रहे हैं कि वो भोजन कर तो रहा है पर उसके शरीर को लग नहीं रहा है, इमोशंस का भी पूरा फर्क पड़ेगा इस चीज पे। तो बिल्कुल, तो उस चीज का मैंने आपको एग्जांपल देके इसलिए बताया कि जब भी भोजन करें, क्योंकि हमने उसे भगवान की तरह माना है और भगवान की पूजा करते हैं तो हम तो टीवी और रेडियो बंद करते हैं, और हमारे साथ आजकल गलत हो रहा है कि हम लोग टीवी और रेडियो स्टार्ट करने के बाद ही भोजन करते हैं, और उसका इमोशनल फैक्टर भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो उसके लिए आप देखेंगे छोटे बच्चों के साथ यही समस्या है। और एक मैंने आपको जो बताया, माल न्यूट्रिशन से ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन, जो बड़े बड़े मॉल में जाके हम रिफाइंड फूड खा रहे हैं, उसके द्वारा भी जो समस्या आ रही है वो भी हमारे मॉल न्यूट्रिशन में पोषण के लिए आ रही है। और बड़े बड़े बुजुर्गों में, एडोलसेंस में आप देखेंगे उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है कि हमको कैल्शियम मिल नहीं पा रहा, विटामिन डी का सेवन हम कर नहीं पा रहे, हमको पसीना जब ही आता है जब घर में लाइट चली जाती है, धूप में जाने का हमने बच्चों ने खेलना और वो सारी चीजें बंद कर दी है, आउटडोर एक्टिविटीज, तो वो सारी चीजें हमको इसलिए जरूरी है कि जब भी भोजन करें वो मन लगा के करें, उसको भगवान का स्वरूप मान के करें। और एक थाली पोषण वाली भी इसलिए रखा गया है क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोगों को 2 थाली नसीब भी नहीं हो रही है। अगर एक थाली हमें मिल रही है तो भगवान को उसके प्रति धन्यवाद दें, और टीवी रेडियो ना देखते हुए उस खाने को अच्छी तरह चबाते हुए पूरी तरह इमोशनल के साथ बिना किसी स्ट्रेस के उस भोजन को ग्रहण करें, तो उसी चीज का हमको ध्यान रखना है। यानी कि भोजन को ब्रह्म के समान वैसे भी माना गया है, भगवान का रूप मानते हुए आप शांत मन से भोजन करें तो वो आपके शरीर को ज्यादा पोषण भी देगा और आपके शरीर को लगेगा भी। डॉक्टर साहब, बच्चों की जब बात आती है तो कहा जाता है कि जो आधार है वो तय करता है कि इमारत कैसी होगी। बचपन में बच्चों में जिस तरह की आदतें डाली जाएंगी, शायद लॉन्ग रन में बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे कि बचाव किया जा सकता है। तो उनके सही विकास के लिए बच्चों के और उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए पोषण किस तरह से जरूरी है, और बहुत से छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं उनमें इन्फेक्शन से बचाव के लिए किस तरह पोषण सहायक होता है?
तो आप देखेंगे न्यूट्रिशन या भोजन में हमको ध्यान रखना है हमेशा, एक तो वो डायनेमिक होना चाहिए, 2D ध्यान रखने हैं। एक तो वो डायनेमिक हो, सेकंड वो डेली कुक्ड हो। डायनेमिक का मतलब है बच्चे हमेशा एक ही तरह की चीज ना खाएं। आप देखेंगे आजकल जो बच्चे हैं गेहूं और चावल के अलावा जानते ही नहीं है, ना बाजरा जानते हैं, ना ज्वार जानते हैं, ना मक्का जानते हैं। तो उसमें डायनेमिक का मतलब है विविधता हो हमारे भोजन में, सारी चीजें उनमें शामिल करें। और डेली कुक का मतलब है कि फ्रिज में रखा हुआ, माइक्रोवेव में रिफाइंड, इस तरह का फ्रूट हम लोग या फूड उपयोग में ना लें। आप देखेंगे फ्रिज में जो भोजन रखा हुआ है वो ऊपरी सरफेस से तो आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें मैच्योरेशन या फिर प्रोसेस वो हो चुका है। तो उस चीज का भी हम लोग ध्यान रखें। डेली कुक्ड भोजन का उपयोग करना है और जो फ्रेश है उसमें फ्रूट का सेवन भी करना है। आप देखेंगे आजकल बच्चे जो हम लोग बच्चों को फ्रूट खिलाते हैं तो उसमें ध्यान रखना सीजनल भी होना चाहिए और रीजनल भी होना चाहिए। आजकल कई जो फ्रूट है वो साल भर आते हैं जबकि उसका सीजन भी वो नहीं है और उस रीजन में वो फ्रूट पाए भी नहीं जाते। तो सीजनल और रीजनल फ्रूट का भी सेवन करें, क्योंकि कई बार व्यक्ति इतने महंगे महंगे फ्रूट लेके आता है लेकिन फिर भी उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर हम एप्पल लेके आ रहे हैं, चीकू लेके आ रहे हैं, तो उसकी बाहरी सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हम पील करके बाहर निकाल देते हैं और जब हम उसका जूस बना रहे हैं तो उसके फाइबर तो वहां से कम निकल चुके हैं। तो जूस से अच्छा है हम फ्रूट को होल फ्रूट का उपयोग करें और उसको पील ना करें। इस चीज का भी ध्यान रखें। तो बच्चों को इसी तरह से सेवन कराएं, तभी उनका बौद्धिक और सर्वांगीण विकास हो सकेगा। यानी उन्हें पील ना करें, अच्छे से वॉश करके और फिर दें। और खाना जो है वो घर में ताज़ा और डेली बनाएं ताकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी। यहाँ पर हम रुकते छोटे से अंतराल के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707-580 और 9829017147। हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए एक थाली पोषण वाली। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जा रहा है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। आप सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। तो डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के बारे में बताया कि किस तरह से हम बच्चों को अलग अलग तरह का भोजन दे सकते हैं ताकि उन्हें पूरा पोषण मिल पाए। अब पूरा ये जो पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और साथ ही पूरा सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, तो किस तरह की एक्टिविटीज इस दौरान की जाती है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है? जी, पोषण माह और पोषण सप्ताह मनाने का मेन उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया, सुपोषित, शिक्षित और सशक्त भारत है। तो लोगों में अवेयरनेस जागरूक करना काफी जरूरी है। इसके लिए आप देखेंगे बालक स्पर्धा, ये भी एक कार्यक्रम प्रतियोगिता सरकार की तरफ से चली जा रही है। इसके साथ साथ पढ़ाई भी, पोषण भी, इस थीम पे भी कार्य किया जा रहा है ताकि एनीमिया मुक्त भारत के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनको पोषण में भी ध्यान रहे। और मेन बच्चों में या हम में किसी में भी पोषण के प्रति जागरूकता लाने का उद्देश्य यही है कि अगर हमें भूख लगे तो 10 में से सिर्फ हम 7 पॉइंट ही हमारे लिए खाएं। उससे आगे का हम खा रहे हैं तो वो हम डॉक्टर के लिए खा रहे हैं। 10 में से सिर्फ 7 पॉइंट ही हमारे लिए जरूरी है। तो 1/3 हमारे जो हमारा पेट है या जठराग्नि है उसको हम एम्प्टी रखें, उस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो बेसिकली हमें रखना है कि बच्चों को कभी भी फुल पेट तक ना खिलाएं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग इतना भोजन करा देते हैं कि उसके बाद व्यक्ति चलने फिरने में या हिलने में भी काफी असहज महसूस करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लोहे की कोई कढ़ाई है, अगर उसको हमने पूरी तरह से भर दिया तो उसमें फिर अगर हम किसी भी चीज को पकाएंगे तो फैल जाएगी। और बिल्कुल खाली रखा तो भी उसमें सब्जी या भोजन सही तरह से ना पकेगा। तो हमारा पेट भी उसी तरह से है। तो 10 में से 7 का फॉर्मूला आप ध्यान रख के, 10 में से 7 पॉइंट आप खा रहे हैं तो खुद के लिए खा रहे हैं और बाकी जो आप खा रहे हैं वो डॉक्टर के लिए खा रहे हैं ताकि वो आप रोगों को आमंत्रित कर सकें। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो यानी कि रोगों से अगर दूर रहना है तो भूख से आप थोड़ा सा कम ही खाएं, पूरा भरपेट ना खाएं, वो ज्यादा सही है।
जी, तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा था कि आपके द्वारा एक सवाल श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समय हो गया, आप सवाल पूछ लें। क्या जानना चाहते हैं आप श्रोताओं से? जी, मैं यही पूछना चाहूंगा। मैंने आपको विंटर में बताया, बार बार बताया कि बजर दबा देना चाहिए। जी। तो उस बजर का मीनिंग क्या है? कौन से जो मिलेट्स हैं वो बजर में हम लोग शामिल कर सकते हैं? तो ये मैं श्रोताओं से क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी, तो श्रोताओं, आपने सवाल सुन लिया है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। साथ ही पोषण के विषय में या खान पान से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। 2 फोन लाइंस के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 2200-700, एक और नंबर है 2200-800। जयपुर का STD कोड है 0141। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार ये कहा जाता है कि हमारा पेट अगर सही रहेगा तो हमने जो खाया है वो अच्छे से पचेगा और हमारी जो आंतें हैं वो उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो गट हेल्थ के लिए आयुर्वेद के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे आप? जी, गट हेल्थ के लिए मैंने आपको जो पहला एग्जाम्पल दिया वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भोजन में हम सिर्फ एक ही तरह का फूड कभी भी शामिल ना करें, उसमें डाइवर्सिटी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल भर हम गेहूं और चावल ही खाएं। आप देखें कई पेशेंट हमारे पास NCD या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के आते हैं, अस्थमा के पेशेंट आते हैं, क्रोनिक राइनाइटिस के पेशेंट आते हैं। कई लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए हम लोग उनको मिलेट्स पे डाल देते हैं, उनका भोजन चेंज करते हैं। एक टाइम वो गेहूं चावल का उपयोग करें, एक टाइम मिलेट्स का उपयोग करें। धीरे धीरे उसमें पादांशिक क्रम से चेंज करना है। आप देखेंगे डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको भी हम गेहूं और चावल से हटाकर हम लोग मिलेट्स के ऊपर लाते हैं, या मिक्स वेज या मिक्स आटे के लिए लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे उनके भोजन में चेंज करनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है, भोजन हम जब भी करें तो कंसंट्रेशन होके करें। भोजन को, अन्न को हम भगवान का स्वरूप माने। टीवी देखते हुए या रेडियो देखते हुए उसका उपयोग ना करें। जी। और भोजन को सिर्फ हम ये चीज भी ध्यान रखना किस चीज के साथ कौन सी चीज कब खानी है। डेली जो हमको भोजन करना है उसमें हमारी सर्केडियन रिदम के अनुसार करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सुबह का भोजन 10 बजे किया, अगले दिन आपने 2 बजे किया, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मैजिकल क्लॉक की तरह है। जी। तो उसकी जो सर्केडियन रिदम है उसके अनुसार ही हमको अपनी गट हेल्थ बना के रखनी है। जो रिदम हमने बनानी है उसके अनुसार ही हमको रेगुलर भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि पाचन के लिए, अच्छे पाचन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और अब हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। देख लेते हैं, पहले श्रोता से बात करते हैं। हेलो जयपुर। श्रोता भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जी, आप अपने रेडियो सेट से दूर आइए सर। हाँ, नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब को भी जी गुड मॉर्निंग। जी, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट गुड़ामालानी शेखर नगर से दुर्गाराम दर्जी बोल रहा हूँ। जी दुर्गाराम जी, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर साहब से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो ये सुबह के समय और मतलब सुबह के समय और शाम के समय जो भोजन करते हैं उसमें मतलब सुबह बाजरा है, जैसे ज्वार है, रागी है, गेहूं है, चावल है, उसका उपयोग करें तो कितना उचित है। और फल फ्रूट, दूध को सेवन अच्छा रहता है। सुबह के समय रहता है, अच्छा फ्रूट क्या खाना रहता है? बोल। जी, आप इस चीज का ध्यान रखें। दूध का जब भी सेवन करना है तो रात के समय ही करें ज्यादातर। तो दूध का सेवन हमको रात के समय करना है। और बाजरा, ज्वार, रागी भी आप देखेंगे ये उष्ण है। तो मैंने आपको बताया विंटर का जो सीजन आ रहा है उसमें हम बाजरा, ज्वार, रागी का उपयोग करें। और डाइट जो है हमको गेहूं और चावल से अचानक चेंज नहीं करना। आप देखेंगे 7 दिन जो है हम अलग अलग तरह का भोजन करें। एक टाइम गेहूं चावल का उपयोग करें, एक टाइम बाजरा, ज्वार, रागी का उपयोग करें। तो दिन में आप बाजरा, ज्वार, रागी अगर विंटर सीजन है तो उपयोग कर सकते हैं, शाम को गेहूं चावल का उपयोग करें। फ्रूट के उपयोग में भी आपको ध्यान रखना है, जो सीजनल है और जो रीजनल है उसी तरह के फ्रूट खाने हैं। फ्रूट जब भी खाएं तो उसमें ध्यान रखें जिन फ्रूट में आउटर पील में उनके न्यूट्रिएंट हैं उसको पील ऑफ करके ना खाएं, उसकी सरफेस को बने रहने दें ताकि पूरा हमको पोषण मिल सके। और फ्रूट को भोजन से जस्ट पहले ना खाएं। आप देखेंगे फ्रूट को भोजन से जस्ट पहले खाएंगे तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो भोजन से 2 घंटे पूर्व खाएं ताकि जब वो पच सके तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन है, जो हमारा डाइजेशन है वो पूरी तरह से प्रॉपर हो सके। और जहां तक हो सके फ्रूट को होल फ्रूट में लेने का उपयोग करें। फ्रूट जूस से अच्छा हम होल फ्रूट में उसको लें। जी
डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707-580 और 9829017147। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया, कल से हमारे घर का काम शुरू। देखना, पक्के घर से गांव में बाबूजी का सर ऊंचा हो जाएगा। शाबाश दिनेश। अच्छा भैया, हम चले सीमेंट लाने। याद रखना, आदमी का नेचर, सिग्नेचर और घर एक ही बार बनता है। जी भैया, याद है आपका सिखाया। इसीलिए देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक लेने जा रहे हैं। वाह दिनेश, तू तो बड़ा समझदार हो गया रे। तो याद रहे, घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। सहकारी ग्राम आवास योजना। अब किसान भाई अपने खेत पर घर बनाकर अपनी फसल की बेहतर सार संभाल कर सकते हैं। बिना गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन किए अपने खेत पर 500 वर्ग मीटर तक के फार्म हाउस बनाने के लिए सहकारी बैंकों से 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर 15 साल की आसान किश्तों में चुका सकते हैं। फार्म हाउस नवीनीकरण या मरम्मत के लिए 2 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने वालों को राजस्थान सरकार द्वारा ब्याज में 5% का अनुदान दिया जाएगा। अपने खेत पर फार्म हाउस बनाने के लिए यानी सहकारी ग्राम आवास योजना में ऋण के लिए आज ही संपर्क करें अपने नजदीकी केंद्रीय सहकारी बैंक से। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जनहित में प्रसारित। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए एक थाली पोषण वाली। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। तो डॉक्टर साहब, एक और श्रोता से हम बात कर लेते हैं। हेलो जयपुर। नमस्कार जी नमस्कार। मैं नागौर से बोल रहा हूँ, सिकंदर जी। सिकंदर जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब दे। जैसे बजट का फुल फॉर्म क्या है, तो बै से बाजरा, जय से ज्वार और रह से रागी जी, यानी सर्दी के मौसम में ये इस्तेमाल करना चाहिए जी। और मेरा सवाल है कि जैसे मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है, उसे मिलेट में कौन सा अनाज नहीं लेना चाहिए? जी जी, उसमें हम लोग ध्यान रखें जो हार्ट के या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसके लिए हमारे बाजरा, ज्वार, रागी ये सारे चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। लेकिन किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी चीज़ लेनी है तो हमको देखना है उसके हार्ट के जो डिजीज है वो किस अवस्था में है। तो पेशेंट को हमेशा डॉक्टर से मिलने के अनुसार ही उसका लें। जो मैंने चीज़ें बताई है वो आपको एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। रोगी को अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर के अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार ही लें। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो मैंने आपको बताया था, ट्रायड बनता है, ओबेसिटी, बीपी, डायबिटीज, तो उसको बचाने के लिए जो हमारे मिलेट्स हैं काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्टार्च पाए जाते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स स्टार्च होते हैं तो हम लोगों को भूख जो है वो काफ़ी लेट लगती है। कई लोगों को आप देखेंगे फूड की जो कार्विंग होती है वो रात को भी फ्रिज खोल खोल के देखते रहते हैं कि हमारे फ्रिज में क्या पड़ा है, क्या खाना चाहिए। तो उनको भी हम मिलेट्स के भोजन के ऊपर डालते हैं। तो उसका उपयोग यही है कि हमारे लोगों को जो फूड की जो कार्विंग है वो धीरे धीरे कम हो चुके, और जो हमारा जो मॉल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन और मॉल न्यूट्रिशन, इन दोनों से भी हम लोग बच सकें। तो मिलेट्स जब लेते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है? जी बिल्कुल, उसमें कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, उसका मीनिंग यही है। और आप देखेंगे श्यामा की या फिर कुट्टू का जो आटा हम व्रत में लेते हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी यही है, क्योंकि उसमें काफी लंबे समय तक हमको भूखा रहना पड़ता है। आप देखेंगे कभी आपने दाल चावल खाया तो आपको काफी जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए हम व्रत में अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके पीछे मेन रीजन यही है। एक तो बेसिक है, एल्केलाइन है नेचर में, ताकि लंबे समय तक जो हमारे भूखे रहने के कारण एसिडिटी जो बन रही है वो दूर हो सके। और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, ताकि हमारे जो फूड की जो कार्विंग है वो कम हो चुके हैं। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंस जरूर है जी। यानी कि बहुत से लोगों को इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं कि भाई रात में उठे, फ्रिज खोल के जो भी मिला या डिब्बे खोल के जो भी मिला वो खाने का मन करता रहता है। तो अगर इस तरह का भोजन आप श्री अन्न अगर लेते हैं तो आपका लंबे समय तक पेट भी भरा रहेगा और पोषण तो मिलेगा ही मिलेगा। एक श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो जयपुर। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार।
जी, मैं सुमार खान बात कर रहा हूँ, गांव धुड़ावा, तहसील सिड़वा, जिला बाड़मेर से। जी स्वागत है सुमार खान जी आपका। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो कोई समय ऐसा होता है कि दोपहर 12-1 बजे के बाद जब खाना खाते हैं तो उसके बाद पानी पिया जाता है तो पेट में भर्ती हो जाता है। तो इससे डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि सबसे अच्छा समय शाम और सुबह खाने का कौन सा है? जी, सुबह और शाम को खाने का जो हमारा जैन दर्शन है, आप देखेंगे जैन दर्शन में हमने भोजन का जो समय बताया गया है, एक तो सूर्योदय के हम शुरुआत में 9-10 बजे अगर ऑफिस जा रहे हैं तो तब भोजन कर लें, और सूर्यास्त के समय ही हम लोग जितनी जल्दी भोजन कर लेंगे तो हमारे भोजन का जो पाचन है उसको पूरी तरह से समय मिल पाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, दिन में 2 टाइम भोजन करें, एक तो सुबह 9 या 10 के बीच में और शाम को सूर्यास्त के समय, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में जो भोजन का तरीका बताया गया था वो हमारी सर्केडियन रिदम है उसके साथ भी मैच करता है, तो उस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब जैसा कि इन्होंने खाने के बारे में पूछा कि कौन सा सही समय रहता है खाने का, ऐसे ही पानी को लेकर भी बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि खाने के जस्ट बाद आप पानी ना पिएं, कुछ समय के बाद पिएं, तो सही तरीका क्या है आपसे समझना चाहेंगे। जी, खाने के बीच बीच में पानी पीना वो सबसे उपयुक्त है, ना खाने से पहले ना खाने के जस्ट बाद। तो एक तरह से हमारी जठराग्नि है, अगर हम खाने से जस्ट पहले पी लेंगे तो हमको जठराग्नि मानदेय हो जाएगी, और खाने के जस्ट बाद भी अगर हम, आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है हम लोग बाहर से आते हैं, फ्रिज से पूरी पानी की बोतल निकालते हैं और एक ही सांस में पूरी पानी की बोतल पी जाते हैं। तो मैंने जो आपको बताया सीजनल राइनाइटिस, हमारे अस्थमा, ये सारी जो समस्याएं होती हैं वो भी उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है। तो खाने के साथ साथ जो बीच बीच में हम पानी पिएंगे वो सबसे सही है, क्योंकि जल भी हमारे शरीर में पोषक तत्व का कार्य करता है, उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, पोषण बहुत ज़रूरी है, इस पर हमने बात की और सभी को पोषक तत्व लेने हैं, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो पोषण के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करना, व्यायाम करना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज़रूरी आप मानते हैं? जी, मैंने आपको बताया तन के साथ साथ मन के पोषण का भी पूरा ध्यान रखना है। तन का पोषण तो हम आहार द्रव्यों के साथ ले सकते हैं, लेकिन मन के पोषण के लिए जरूरी है कि हम लोग व्यायाम, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों का हम अभ्यास करें, क्योंकि मैंने कहा एप्स आर मेड्स इन किचन। तो अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ व्यायाम करने के द्वारा ही उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकें, आपको दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है। सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन पाया जाता है, आप देखेंगे घी के बारे में पाया जाता है। अक्सर लोग घी का सेवन करते हैं तो ये मानते हैं कि घी हमको शुद्ध मिल रहा है या ना मिल रहा है। अगर घर में हमारे घी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर से भी घी ला रहे हैं तो हो सकता है उसमें आम द्रव्य हो या फिर शुद्ध नहीं हो। तो उसका सबसे सही तरीका यही बताया गया है, लोहे की कढ़ाई आप लें, घी को उबालें, उसमें 1-2 पीस शुंठी सौंठ के डाल दें, और उसके बाद फेन शांति जो उसका लक्षण बताया गया है, उसके झाग आना जब बंद हो जाए तब वो पूरी तरह से एक तरह से मेडिकेटेड घी का उपयोग कर सकते हैं। तो उस घी को भी अगर आप शुंठी के 1 या 2 टुकड़े डाल के उबालें, बाजार से लाते हैं, और उसके बाद भले ही आप शुंठी के टुकड़े निकाल दें जब फेन आना या उसमें झाग आना बंद आ जाए, तो अब वो घी है वो मेडिकेटेड घी का कार्य करेगा। आप देखेंगे उसका टेक्सचर भी बदल जाएगा, उसके कलर में भी परिवर्तन होगा, और उसका टेस्ट और उसके गुण में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखें, घी के अंदर शुंठी के 1 या 2 टुकड़े डालकर उसको लोहे की कढ़ाई में जरूर गर्म करें, यानी कि उसे एक मेडिकेटेड घी की तरह आप बना सकते हैं और वो और ज्यादा बेहतर काम करेगा वो इस तरह से। एक श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो जयपुर। हेलो, मैं शमीम बोल रही जयपुर से। जी शमीम जी, स्वागत है आपका। जी, डॉक्टर साहब को मतलब ये पूछना है, जो बफर कार्यक्रम चलते हैं, मतलब लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो ठंडा भी खा लेते हैं, गर्म भी खा लेते हैं और किराए भी खा लेते हैं, हर चीज खा लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा मतलब ये कि खाने के बाद चाय पानी पीते हैं फौरन, तो उससे भी डाइट में क्या असर पड़ता है क्या? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब भी हम खाने में कहीं भी जा रहे हैं तो आम भी रखा है, केला भी रखा है, मौसमी भी रखी है, पाइनएप्पल भी रखा है, मतलब कोई जो फ्रूट है वो खट्टा है वो भी रखा है, जो मीठा है वो भी रखा है। सीजन कभी कभी आ रहा है तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। जो हमारे सीजनल और रीजनल फ्रूट है वही खाने हैं। अगर हम खट्टा फ्रूट खा रहे हैं तो उसके साथ मिक्स करके हम मीठा ना खाएं, आम खा रहे हैं तो उसके साथ मौसमी ना खाएं, केला ना खाएं। फ्रूट जो खाना है होल फ्रूट के रूप में लेना है और एक ही तरह से सेवन करना है। तो बफर सिस्टम में हमारे साथ यही होता है कि हम लोगों ने पहले चाउमीन भी खा ली, फिर पिज्जा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, फिर कॉफी पी ली, और फिर हमने गुलाब जामुन भी खा लिए, सारी चीजें हो गई। तो हमने जो बताया था 10 में से हम 7 पॉइंट जो खा रहे हैं वो हमारे लिए है, बाकी के 3 पॉइंट जो ऊपर के खा रहे हैं वो डॉक्टर को इनवाइट कर रहे हैं या रोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो उस चीज का हमको ध्यान रखना है, हमेशा 1/3 पार्टी हमको
खाने के लिए एम्प्टी स्टोमक रखना है ताकि हम उसका भोजन कर सकें। और जैसे मैंने आपने दूसरा सवाल पूछा चाय और पानी के लिए, तो मैंने आपको बताया भोजन के साथ साथ ही मुहुर्मुहु मतलब भोजन करने के बीच बीच में अगर घूट घूट करके पानी पिएंगे तो हमारे भोजन का पाचन और बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगा। खाने से जस्ट पहले और जस्ट बाद पानी पीना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जी। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक फाटक, टोंक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 270758 और 9829017147। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया कल से हमारे घर का काम शुरू, देखना पक्के घर से गांव में बाबूजी का सर ऊंचा हो जाएगा। शाबाश दिनेश। अच्छा भैया हम चले सीमेंट लाने। याद रखना आदमी का नेचर, सिग्नेचर और घर एक ही बार बनता है। जी भैया याद है आपका सिखाया, इसीलिए देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक लेने जा रहे हैं। वाह दिनेश, तू तो बड़ा समझदार हो गया रे। तो याद रहे घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर चैनल से हेलो जयपुर में इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए एक थाली पोषण वाली। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज विशेषज्ञ मेहमान हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। आप सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम का समय अब समाप्ति की ओर है और हमारे आज के विजेता श्रोताओं के नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मोहम्मद जो सिकंदर थे उन्होंने जो बजर था बाजरा ज्वार रागी उसको पूरी तरह से फुल फॉर्म बताई थी, तो उनको एक मैं प्राइज के लिए कहना चाहूंगा जी। और इसके साथ साथ एक जो समीम थी जिन्होंने लास्ट में सवाल पूछा कि बफे सिस्टम में हम जाते हैं तो सारी चीजें मिक्स रहती हैं, हमको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इन 2 श्रोताओं को मैं प्राइज के लिए नॉमिनेट। तो नागौर से मोहम्मद सिकंदर जी और शमीम जी जो कि जयपुर से रहीं, इन दोनों ही श्रोताओं को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको इनाम मिलेगा डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर नेहरू बाल उद्यान के पास टोंक फाटक टोंक रोड के सौजन्य से। आप प्रोग्राम के बाद इन फोन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 2200-700 2200-800। जयपुर का STD कोड है 0141। डॉक्टर साहब आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में पधारे और पोषण के विषय में इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैसेज चलते चलते आपका क्या रहेगा सभी श्रोताओं के लिए? जी, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा जो 3 आज के टॉपिक में डिस्कशन पॉइंट है उनको हमेशा ध्यान रखें। माल न्यूट्रिशन और मॉल न्यूट्रिशन। जो शॉपिंग मॉल में जो न्यूट्रिशन हम मिल रहा है वो पिज्जा बर्गर रिफाइंड फूड के द्वारा, उससे हम बच्चों को दूर रखें। 10 में से 7 पॉइंट हम जो खा रहे हैं भोजन वो हमारे लिए है, बाकी के 3 पॉइंट हम डॉक्टर्स या रोग को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इन 2 चीजों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पोषण सिर्फ तन का नहीं मन का ही है, तो उसको भगवान की तरह मान के एकांतचित बैठ के खाना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वस्थ जीवन के लिए एक थाली पोषण वाली इस विषय पर आज हमने चर्चा की। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान रहे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। प्रोग्राम का समय हो गया है समाप्त। हम आपको बता दें इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री मोहन मीणा और अब मुझे यानी अनीता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।